आप सभी का स्वागत है विद्या कुंज के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स की, जिसमें हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया। पहले मैं एक ब्रीफ सा इंट्रो आपको दे देता हूँ ताकि आपको कनेक्टिविटी पता रहे। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का हम देख चुके हैं कि भाई ये चैप्टर का डे टू डे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका क्या वेटेज है, ये सब हम इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं। फिर हमने इस चैप्टर को कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, तो वो हमने कवर कर लिया है टोटल 2 वीडियो में, जिसमें एक थ्योरी की वीडियो थी और दूसरी सीबीएसई लेवल के प्रॉब्लम्स की। क्योंकि ये टॉपिक केवल सीबीएसई में पूछा जाता है, इसीलिए हमने इसको केवल सीबीएसई लेवल की एक वीडियो के साथ ख़त्म कर दिया, ठीक है। देन जो नेक्स्ट सब टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलॉम्स लॉ, सिंस ये सीबीएसई और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम टोटल कवर करेंगे 4 वीडियोज़ में, जिसमें पहली वीडियो हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स की। देन सेकेंड वीडियो भी हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने इस टॉपिक से सीबीएसई में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या अप्रोच रहनी चाहिए वो डिस्कस कर ली है। देन आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली वो आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जेईई मेंस एंड नीट, इसमें इस टॉपिक का क्या वेटेज है और किस तरह के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट हमें सीखने हैं वो इसमें डिस्कस करेंगे जेईई मेंस एंड नीट लेवल वीडियो में। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज़ वीडियो। नाउ लेट मी स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड। देखो कूलॉम्स लॉ की अगर हम बात करें तो पिछले 10-15 साल के आप पेपर उठा के देखोगे मेंस और नीट के, तो आपको पता चलेगा कि लगभग इन 5 टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जिसमें से अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपका इक्विलिब्रियम है, देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देन आपका इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक, देन स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। मेंस में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है मेंस में। नीट में एक क्वेश्चन आया है आपका अभी तक, ठीक है। सो ये आपकी एनालिसिस हो गई है टॉपिक वाइज, उसके भी अंदर कि कौन सा पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नाउ लेट मी टेक द फर्स्ट फॉर्म, स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म पे कितने क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने का सही तरीका क्या है कि जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, आपको वीडियो पॉज करना है और कॉपी पेन पे उस क्वेश्चन को पहले ट्राई करना है, ठीक है। ट्राई करने के बाद अगर आंसर आ जाता है बहुत अच्छी बात है, आप अपने आंसर को मैच करें और फिर देखें कि सॉल्यूशन किस तरह से किया गया है, ठीक है। कोई नया मेथड है तो उसको भी सीखने की कोशिश करें। इन केस अगर आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप ज़रूर वीडियो देखें और देखें उसमें कि आप कहाँ गलती कर रहे थे, ठीक है, रिप्ले करके। कहानी की तरह वीडियो को एकदम देखते नहीं चले जाना है पूरा, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट वे टू सी द वीडियो। नाउ लेट मी डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। ये 2004 में आया है जेईई मेंस में। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, ध्यान से समझो। लेट अस सपोज ये आपके पास एक स्फेयर है ए और एक ये दूसरा स्फेयर है बी, ठीक है। दोनों का साइज आपका सेम है आर और दोनों पर इनिशियली चार्ज है क्यू। तो इस पर अगर मैं बात करूं, फोर्स ये एक दूसरे पर कितना लगा रहे होंगे, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अभी उसने क्या किया, इस ए के कांटेक्ट में, पहले बी के कांटेक्ट में एक दूसरा स्फीयर इसने टच में रखा जिसका साइज भी क्या है, सेम। तो जैसे ही इसको इसके टच में रखोगे, इसका जो चार्ज होगा वो दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो C है इस पर इनिशियल चार्ज कितना था, 0। तो दोनों पर कुल मिला के चार्ज Q है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q/2 और ये भी हो जाएगा Q/2। फाइन। देन फिर इस C को उठा के हम A के टच में ले गए, तो A पर इनिशियली चार्ज था Q और इसके टच में जब आपने C को रखा जिसका साइज सेम है और C पर चार्ज आ चुका है Q/2, तो अब क्या होगा, सिंस साइज अगर सेम है तो दोनों का जो टोटल चार्ज है वो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना है, Q और Q/2, तो इसका आधा करोगे तो फाइनली जो A पर चार्ज आएगा दैट विल बी 3Q/4। ये A पर चार्ज है और B पर जो चार्ज बचा रह गया अगर मैं बात करूं तो B पर चार्ज है आपका Q/2 और सेपरेशन अभी भी दोनों के बीच में क्या है, सेम।
तो अगर मैं अब कहूँ कि इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा F डैश, तो दैट विल बी 3kq स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8r स्क्वायर। अब जब आप इससे कंपेयर करो तो यू विल फाइंड इट आउट दैट दिस विल बी इक्वल टू 3f बाई 8। सो एज पर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी D1। ठीक है, सो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ लेट मी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर व्हाट इफ अगर ये दोनों चार्ज सेम साइज के ना होते, ठीक है, तो भी क्या आधा आधा डिवाइड होता? नहीं। उस केस में आपको क्या याद रखना है कि जो चार्ज डिवीजन होता है, लेट मी रफ दिस, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका चार्ज है, इस पर इनिशियली Q, और एक दूसरा स्फीयर है उस पर भी चार्ज है इनिशियली Q, ठीक है, और इसकी रेडियस है मान लीजिए आपकी R2 और इसकी रेडियस है आपकी मान लीजिए R1। अब अगर आप इन दोनों को टच करके रखेंगे एक दूसरे के और वापस से फिर इनको अलग अलग कर देंगे, तो इन पर जो नया चार्ज आ जाएगा Q1 डैश एंड Q2 डैश, या Q1 और Q2 आई कैन से, तो वो कितना होगा अगर आपको पता करना है, और इनकी रेडियस भी अलग अलग है। तो आप याद रखिए हमेशा कि जो चार्ज होता है फाइनल चार्ज और उसकी रेडियस, इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि Q1 अपॉन R1 विल बी इक्वल टू Q2 अपॉन R2। तो एक तो रिलेशन ये आपका बन जाएगा, और दूसरा चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे आप, दैट इज फाइनल चार्ज टोटल जो है वो इनिशियल चार्ज के इक्वल होगा, और वो कितना है आपका 2Q। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके आप इजीली Q1 एंड Q2 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये हमने एक अलग कॉन्सेप्ट सीख लिया कि अगर साइज डिफरेंट है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एक तो इस रिलेशन से और एक इस रिलेशन से। ये कैसे आया, ये हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे कि दैट चार्ज इज रेशियो ऑफ चार्ज एंड द रेडियस विल बी सेम फॉर बोथ द कंडक्टर। फाइन, चलो नाउ लेट मी टेक द सेकेंड क्वेश्चन। इट हैज़ बीन आस्क्ड इन नीट 2010। इसमें क्या पूछा है दैट आई विल डिस्कस इन दिस स्लाइड। इसमें वो आपसे ये कह रहा है कि दो स्फीयर है मान लीजिए, ठीक है, और इन दोनों पर सेम पॉजिटिव चार्ज है +Q, ठीक है, इनके बीच में सेपरेशन आपका है D। इसमें से वो पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए होंगे तब जाके इन पर ये चार्ज आया है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू है F, ठीक है। सो स्केलर फॉर्म के अकॉर्डिंग F का फॉर्मूला क्या होगा आपका 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ये तो हो गया F का फॉर्मूला। नाउ यहाँ से अगर मैं कहूँ आपको Q की वैल्यू कितनी मिल गई, Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4πε0 FD स्क्वायर, ये मिल गया आपको, ठीक है। अब मान लो n इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गए तब जाकर ये चार्ज आया होगा, Q इज इक्वल टू n इंटू ई। ये चार्ज के क्वांटाइजेशन से हम कह सकते हैं। सो आई कैन से दैट Q की जगह NE अगर इसमें पुट करें तो वी विल गेट n स्क्वायर E स्क्वायर इज इक्वल टू दिस रिजल्ट। सो फ्रॉम देयर n स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यू विल गेट 4πε0 FD स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रूट। फाइन, सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू दिस वन। फाइन, तो अब आप इसमें ऑप्शन देख लें, द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, C। फाइन, चलो नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे वो ये कह रहा है कि आपके पास Q चार्ज है मान लीजिए, ठीक है, और आपके पास दो पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, आपको इस चार्ज को इन्हें बांटना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनको देना है। तो हम कितना चार्ज डिवाइड करें दोनों पर कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, रिपल्शन है, वो मैक्सिमम हो। तो मान लीजिए इसको मैंने चार्ज दिया Q, तो इस पर कितना जाएगा Q माइनस Q, ठीक है।
सेपरेशन इनके बीच में कितना है, d। तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स कितना लगाएंगे अगर हम बात करें तो दैट फोर्स विल बी इक्वल टू k q माइनस q इंटू q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब हम चाहते हैं कि ये फोर्स आपका क्या हो, मैक्सिमम। उसके लिए हमें स्मॉल q की वैल्यू पता करनी है। तो मैथमेटिक्स में जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन आए कि एक क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, दूसरी क्वांटिटी क्या रखें कि ये मैक्सिमम हो जाए, तो हम बोलते हैं कि फॉर दैट यू हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग, डिफरेंशिएट दिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस अननोन क्वांटिटी एंड इक्वेट इट टू द जीरो। इसका डिफरेंशिएशन लेके जीरो पुट कर दो। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करेंगे तो यू विल गेट के क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 2kq divided by d square is equal to 0. From there you will get q is equal to q by 2. So this is the very important result कि अगर आपको चार्ज बांटना ही है दोनों पर तो आधा आधा चार्ज बांटेंगे, तब जाके वो दोनों एक दूसरे पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। लेट मी चेक विच इज द आंसर। रेशियो ऑफ q बाई q पूछा है तो q अपॉन स्मॉल q कितना कितना देंगे, हाफ। सो इट विल कम आउट 2। द करेक्ट ऑप्शन इज A1। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसमें मेन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, नीट में एक क्वेश्चन आया है। तो ये आप देख लें बेसिकली क्या है, ये दो चार्ज हैं। पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो ये इस पर जो फोर्स लगाएगा उसको हम नाम देते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और 2 1 पर जो फोर्स लगाएगा इसको हम नाम देते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। और इसके फॉर्मूले क्या हैं, अगर मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर है r1, इसका r2, तो F21 का फॉर्मूला होता है आपका k q1 q2 डिवाइडेड बाई, अब ध्यान से समझो, जब आप F21 कैलकुलेट कर रहे होगे तो इस वेक्टर को हम नाम देंगे r21, ठीक है। और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसकी लेंथ के इक्वल होगा, सेपरेशन के इक्वल। सो आई विल से मैग्नीट्यूड ऑफ r21 का स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो फोर्स इसी वेक्टर की डायरेक्शन में लग रहा है, r21 वेक्टर की, तो डायरेक्शन डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर से, और उसको हम डिनोट करेंगे लाइक दिस, r21 कैप। सो वी विल राइट हियर r21 कैप, ठीक है। और एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, यूनिट वेक्टर वी नो दैट a कैप इज इक्वल टू वो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं, कैसे बन जाएगा ये, F21 वेक्टर इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाई r21 वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, तो वो मैग्नीट्यूड नीचे मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, q। सो इस तरह से भी हम वेक्टर फॉर्म को लिख सकते हैं। इट इज़ करेक्ट वन, ठीक है। कई बार r21 वेक्टर पूछ लेता है, तो r21 वेक्टर इन टर्म्स ऑफ r1 एंड r2, तो हमेशा याद रखो r21 पूछा है तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। वैसे तो आप ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से प्रूफ कर सकते हो, बाकी याद रखने के लिए आप हमेशा याद रखो कि r21 पूछा है तो r2 माइनस r1 फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर है, ठीक है ना। बाकी इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आप प्रूफ कर सकते हो, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ठीक है। चलो, सो नाउ लेट मी टेक द क्वेश्चन। ये 2003 में पूछा गया है। इसमें आपसे वो ये कह रहा है कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है आपका और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाएगा, उस फोर्स की वैल्यू पूछी है आपसे। तो आप देखो, अगर मैं बात करूं इसमें तो k q1 q2 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच में सेपरेशन, ठीक है, रेडियस के इक्वल होगा। सो आई कैन से रेडियस, ठीक है। और डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो रेडियस वेक्टर, अगर मान लो मैं कहूँ रेडियल वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो उसके अपोजिट है डायरेक्शन। सो आई विल से माइनस r कैप, ठीक है। ये हो गई डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नीट्यूड, फाइन। अब इसमें अगर मैं कहूँ कि इस
कैप को भी मैं किस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, वेक्टर फॉर्म में, तो आई कैन राइट इट लाइक, ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा आपका, इट विल बिकम, इसमें आप वैल्यूज़ भी रख दें, ध्यान समझो, इसमें रखेंगे तो कितना आएगा कि इस पे न्यूक्लियस पे चार्ज होता है प्लस ई, ठीक है। सो अगर आपने डायरेक्शन पहले से ही कंसीडर कर ली है तो फिर यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड रखना है। देखो ये माइनस आर कैप आपने पहले से ही मान लिया ना, डायरेक्शन का इफेक्ट, इस नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट पहले ही ले लिया। अगर आप पहले से ही डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं लेना चाहते तो फिर चार्ज को पोलैरिटी के साथ रखना है। लेकिन अगर आपने डायरेक्शन का इफेक्ट पहले ही ले लिया है कि ये माइनस आर कैप क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो उस केस में फिर आपको यहाँ केवल मैग्नीट्यूड रखना है, काम चल जाएगा उससे, ठीक है। डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, फाइन। और ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि फोर्स टुवर्ड द सेंटर एक्ट करेगा। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा C1, ठीक है, ke स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। सो आई होप इट इज़ क्लियर। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ माइनस लिया, यहाँ पर आपने चार्ज को रखा क्यों नहीं, माइनस क्यों नहीं रखा, क्यों, क्योंकि आपने पहले ही माइनस यहाँ डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया है, ठीक है। चलो नाउ कूलॉम्स लॉ इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में कूलॉम्स लॉ कैसे एक्ट करता है, तो बड़ा ही सिंपल है। इसमें देखो कूलॉम्स का अगर आप लॉ देखेंगे इन जनरल किसी भी मीडियम के लिए वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है जनरल फॉर्म, ठीक है। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एंड एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी। इसका एक और नाम हम देते हैं, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे मैं कहूँ वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, के लिखें, कैपिटल के लिखें या एप्सिलॉन आर। देखो ये कैपिटल के है और ये जो आप लिखते हो ना के Q1 Q2, इसमें भी डाउट रहता है बच्चों को, ये स्मॉल के है, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है आपकी 9 × 10⁹ वैक्यूम के लिए, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। तो ये सिंबल्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इस स्मॉल के की वैल्यू आपकी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। सो ये सब पता होना चाहिए आपको। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये सब यूज़ होने वाला है आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। एक चीज़ और, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या सिग्निफिकेंस है अगर मैं बात करूं, ठीक है। मान लो आपके पास दो चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, और वैक्यूम में वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं F, और आपने इन्हें किसी मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो फिर इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट विल बी F/K, फाइन। तो बड़ा जल्दी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मी टेक फ्यू एग्जांपल्स। ये नीट 1999 में आया है, इसमें देखिए, इसमें यही पूछ रहा है वो आपसे कि अगर ये दो स्फीयर हैं, ये आपका मान लीजिए एयर में या वैक्यूम में रखा हुआ है, तो इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अब हो जाएगा 1 क्योंकि वैक्यूम में है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसी को अगर हम किसी मीडियम में ले गए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे रखा है K, तो फिर फोर्स क्या हो जाएगा आपका उस मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन आर 1 ना लिख के आप क्या लिखेंगे K, ठीक है। देन Q1 Q2 बाकी चीज़ें सेम है, आर स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 and 2 यू कैन वेरीफाई दैट दिस Fm = मीडियम में जो फोर्स है = वैक्यूम में फोर्स डिवाइडेड बाई K, where K is the dielectric constant of the medium. So the correct option will be decreases K times. A option is the correct one. Now let me take next slide. Again इसमें अगर आप देखें यहाँ पे क्या किया है कि एक
जब ये दोनों जो है वैक्यूम में या एयर में रखे गए थे तो अपने एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे थे, F। अब अगर उनको एक लिक्विड में सबमर्ज कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, देन द फोर्स विल बी, इफ ऑल द कंडीशन आर सेम। ऑल द कंडीशन आर सेम का मतलब दोनों पर चार्ज की वैल्यू सेम है, दोनों के बीच में सेपरेशन सेम है, तो उस केस में डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि फोर्स डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप समझें ध्यान से। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि लेट मी डिस्कस दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको ये सिखा रहा है वो कि अगर एक पॉइंट से, एक स्ट्रिंग से मैंने एक स्फीयर लटका दिया लाइक दिस, दो स्फीयर लटका दिए, सेम लेंथ है स्ट्रिंग की, दोनों पर मास m है। अगर इस तरह से छोड़ोगे तो एक दूसरे से टच में रहेंगे यहाँ पर इस तरह से, लेकिन अगर मैं इन दोनों को थोड़ा सा चार्ज भी दे दूँ, सेम चार्ज, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एक दूसरे से कुछ एंगल बनाते हुए इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे, इस तरह से हवा में रख जाएंगे। अब ये एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, x, इसकी लेंथ l, वर्टिकल से जो ये एंगल बना रहे हैं दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, इसका मास m है, इसका मास m है। अब ये दोनों यहाँ जाके रुक जाएंगे, ठीक है, कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर जाकर, मतलब अब ना तो ये नीचे आ रहे हैं ना ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल रेस्ट में आ गए, यानी कि दोनों पर नेट फोर्स कितना हो चुका है, 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, ठीक है। तो पहला तो ये सवाल उठता है कि ये कितने एंगल के बाद जाकर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे और उस समय इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें और इनके बीच में सेपरेशन कितना होगा इक्विलिब्रियम में। सो 2-3 चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है, थीटा, एक्स, टेंशन, ठीक है ना। आपको पता क्या है, केवल आपको मास पता है, आपको इनके ऊपर चार्ज पता है, ठीक है। सो अब कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। मान लीजिए जब ये इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो mg कर रहा है, दूसरा इसमें टेंशन यहाँ पर, और ये इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है Fe, ठीक है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब इस पे नेट फोर्स क्या होगा, 0। एक्स एक्सिस के अलोंग भी नेट फोर्स 0 होगा, वाई एक्सिस के अलोंग भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। सो हमने क्या किया, अब अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो आप क्या करें, उस पर जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं, ध्यान से समझो, उन सभी के 2 कंपोनेंट आपको बना लेने हैं, एक तो x के अलोंग, दूसरा y के अलोंग। तो अगर मैं कहूँ ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो इस t का y के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा, t cos थीटा, ठीक है। ऐसे ही इस t का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, तो कंपोनेंट के लिए आप हमेशा याद रखो, मान लो ये एक वेक्टर है a और मैं चाहता हूँ कि इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बताओ, तो क्या करना है, इस डायरेक्शन से इसका एंगल पता करो। मान लो थीटा है तो कंपोनेंट कितना आएगा, a cos थीटा। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस a का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बताओ, तो इस डायरेक्शन का a से एंगल पता कर लो अल्फा, तो कंपोनेंट कितना आ जाएगा, a cos अल्फा, ठीक है। सो ऐसे ही इस टेंशन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। सो आई कैन से कंपोनेंट इस टेंशन का कितना आएगा इस डायरेक्शन में, t cos 90 माइनस थीटा, विच इज नथिंग बट t sin थीटा, ठीक है। अब आप जरा इनको इक्वेट करो, ये सभी के हमने कंपोनेंट निकाल लिए। देखो Fe तो पहले ही x के अलोंग है और mg y के अलोंग है, तो अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे लगेगा, यानी कि आई कैन राइट mg इज इक्वल टू t cos थीटा। सिमिलरली जितना लेफ्ट में लग रहा है उतना ही राइट में लगेगा, सो आई कैन से Fe इज इक्वल टू t sin थीटा। नाउ इफ आई टेक द रेशियो ऑफ 1 and 2, इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। फाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर दिस मॉडल,
है ना। अगर दो ऑब्जेक्ट इस तरह से लटके हुए हों तो जो इक्विलिब्रियम में एंगल बनता है वो Fe और mg के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। नाउ अगर टेंशन कैलकुलेट करनी है तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये होगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, लेट मी टेक नेक्स्ट स्लाइड। ये मिल जाएगा आपको Fe स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म आपका होता है 1, सो आई कैन से t इज इक्वल टू रूट अंडर Fe स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। ये टेंशन पता चल गया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। दूसरा एक रिलेशन जो आपको मिला tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एंगल पूछ लिया जाता है। तो Fe क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं कहूँ Fe इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तीन रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं, इस मॉडल में बहुत यूज़ होते हैं ये। अगर आपको मान लो तीन चीज़ें अननोन हैं, टी, थीटा और इक्विलिब्रियम सेपरेशन, इनमें से कोई भी आपको मान लो उसने x दे दिया, लेट अस सपोज क्वेश्चन में, ठीक है, x दे दिया और चार्ज की वैल्यू पता है, तो x पता है, q पता है, Fe निकाल लेंगे। Fe यहाँ रखेंगे तो आपको थीटा पता चल जाएगा, थीटा पता चल गया तो इक्विलिब्रियम में कितना दूर होंगे ये बता सकते हैं। दूसरा टेंशन निकालनी है तो इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, फाइन। अब जो गिवन, ये तो हो गया, हमने इस सिचुएशन की एनालिसिस कर ली, सारी कुछ नॉलेज हमने गेन कर ली, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको बता दिया नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा था, अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, कि इस तरह का एक सेटअप हमने लिया, उसको जब हमने एयर में रखा, एयर में, तो इस पर मास है m, चार्ज है q, इस पर मास है m, चार्ज है q, लेंथ है l, लेंथ है l, और ये एंगल बना रहे हैं थीटा, फाइन। इनके बीच में सेपरेशन भी कुछ होगी, ठीक है। इस पूरे सेटअप को ले जाके जब हमने एक दूसरे मीडियम में रख दिया, ठीक है, दूसरे मीडियम में, तो देखा हमने कि इनके बीच में सेपरेशन चेंज नहीं हुआ, अभी भी वही एंगल बन रहा है थीटा l, ठीक है। सेपरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा एयर में था ठीक वैसा ही यहाँ पे रहा। सर ऐसे कैसे हो गया, देखो mg चेंज नहीं होगा मान लिया, ठीक है, लेकिन इस मीडियम में ये इस पर जो फोर्स लगा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक वो था Fe, लेकिन जब आप किसी दूसरे मीडियम में ले गए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो अगर इस मीडियम में मैं बात करूं तो ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो डेफिनेटली कितना हो जाना चाहिए था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से चेंज हो जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो सेपरेशन है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। सो देखते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe डैश, ये कितना हो जाएगा, देखो डिस्टेंस उतनी ही रही, एंगल भी उतना ही रहा, उसने क्वेश्चन में खुद दे रखा है। ये डिस्टेंस अगर x है तो वो कह रहा है कि अभी भी डिस्टेंस x ही है, तो ये नया फोर्स कितना होगा, Fe डैश इज इक्वल टू इनिशियल फोर्स डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हम अभी सीख चुके हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक टेंशन फोर्स यहाँ और लगेगा T, ठीक है, ये कुछ टेंशन फोर्स लग रहा है यहाँ पे, फाइन। और इस टेंशन की वैल्यू भी चेंज हो गई, यहाँ पर टेंशन कुछ और था, यहाँ अलग हो गया टेंशन, ठीक है, ये mg था। इन तीन फोर्स के अलावा एक और फोर्स इस पे लगेगा जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी, ठीक है, क्योंकि सिंस आपने इस पूरे सेटअप को एक लिक्विड के अंदर सबमर्ज कर रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और डेंसिटी सिग्मा है, तो ये लिक्विड इस बॉल पर एक और फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी, क्लियर। और फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो लेट मी डिस्कस दिस विद यू। अगर आपके पास एक लिक्विड है जिसमें आपने एक स्फीयर सबमर्ज कर रखा है, लेट अस सपोज
एक स्फेयर आपने सबमर्ज कर रखा है जिसका वॉल्यूम आपका है v, डेंसिटी आपकी है रो, और अगर आपने पूरा उसको डिप कर रखा है फ्लूइड के अंदर, तो ये फ्लूइड इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है और उस फोर्स की वैल्यू होती है जितना भी फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया है उसके वेट के इक्वल, mw इंटू जी। नाउ कितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया होगा, मास अगर हम बात करें तो वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम विच इज डिस्प्लेस्ड बाय दिस स्फेयर इंटू जी। फाइन, सो ये आपका हो जाएगा रो वी इंटू जी। अब यहाँ पर अगर पूरी तरह से डिप्ड है तो अपने वॉल्यूम के इक्वल वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा, सो ये फोर्स ऑफ बायोंसी मिल गया आपको रो डब्ल्यू इंटू वी जी। सो हेयर वी कैन से, अच्छा यहाँ पर ये जो डेंसिटी है आपकी रो डब्ल्यू, ये किसकी है, फ्लूइड की डेंसिटी। सो वी कैन से यहाँ पर फ्लूइड की डेंसिटी हमने क्या मानी है, सिग्मा। सो ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑफ बायोंसी अगर हम बात करें, सो इट विल बी, फोर्स ऑफ बायोंसी विल बी सिग्मा वी इंटू जी। ठीक है, अब जरा आप देखो ध्यान से, पहली वाली सिचुएशन में अगर मैं आपसे कहूं जो टेन थीटा था वो किसके इक्वल था आपका, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। फाइन, यहां पर अगर अब मैं फोर्सेस बैलेंस करूं तो आप देखो क्या बनेगा, टी का एक कंपोनेंट इधर आएगा टी डैश का और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा टी डैश का, ये होगा आपका टी डैश साइन थीटा, और ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट जाएगा दैट इज टी डैश कॉस थीटा। ठीक है, अब जब आप फोर्सेस बैलेंस करोगे तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन, ध्यान से देखो, टी डैश कॉस थीटा प्लस सिग्मा वी जी इज इक्वल टू एम जी, एंड दूसरी इक्वेशन आपको मिलेगी टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई डैश। फाइन, इससे सिग्मा वी जी को इधर लाओ और रेशियो लो तो यू विल गेट टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई डैश अपॉन एम जी माइनस सिग्मा वी जी। फाइन, अब इसको कंपेयर करो इस वाली इक्वेशन से, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी से, क्योंकि उसने कहा थीटा दोनों में क्या रहेगा, सेम। सो यू विल गेट द रिलेशन दिस इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। यहाँ से जब आप रेशियो लोगे तो यू विल गेट एफ ई अपॉन एफ ई डैश, फाइन, इज इक्वल टू एम जी अपॉन एम जी माइनस सिग्मा वी जी। फाइन, नाउ एफ ई अपॉन, व्हेन यू विल पुट एफ ई अपॉन एफ ई डैश, नाउ एफ ई डैश आपको पता है, पहले ही आप सीख चुके हैं, एफ ई डैश विल बी वैक्यूम में जो फोर्स था डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, सो इट विल बिकम m. Now what is the mass of the sphere? Mass of the sphere can be written as density of the sphere into volume of the sphere into g. This is the mass into g. So this will become rho Vg minus sigma Vg. Now from this we can take out common of Vg and you will get the very important relation K is equal to rho upon rho minus sigma. This is very important and very standard result which you can use directly in case of mains and NEET exam. आप उसको याद रख सकते हो इस फॉर्मूले को. क्या ये फॉर्मूला बताता है कि अगर इस तरह का एक सेटअप हमने एयर में रखा और उसको हम किसी दूसरे मीडियम में ले गए जहाँ पर उसके एंगल में और उनकी इक्विलिब्रियम सेपरेशन में कोई चेंज नहीं आया, तो उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट यू कैन फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ the density of the liquid and the density of the sphere. ठीक है, and that relation is density of the sphere, आप इसको लिख सकते हो density of body, fine, and sigma is density of liquid, density of liquid, and K is the dielectric constant of that liquid. So now if we see this question, इसमें आप देखें डायरेक्ट आप यूज करें K is equal to rho upon rho minus sigma. Now density of the sphere आपको दे रखा है 1.6 डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस 0.8 दे रखा है आपको लिक्विड की डेंसिटी. So this will come out 2. So the correct option will be D1.
सो ये क्वेश्चन बहुत देर का नहीं था, 2010 में पूछा गया था। अगर आपको ये रिलेशन पता है तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट, अदरवाइज आपको फिर इतना सब कुछ करना पड़ता, देन यू विल कम ऑन टू दिस कंक्लूजन। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या बोलता है आपका, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड इक्विलिब्रियम, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सिंपल से ये बोलता है आपको कि ये आपके पास एक चार्ज है Q1, इसका पोजीशन वेक्टर है R1, देन एक दूसरा चार्ज है Q2, इसका पोजीशन वेक्टर है आपका R2। ठीक है, इस Q1 पर ये Q2 कितना फोर्स लगाएगा, तो दैट विल बी डिनोटेड बाय दिस वन, और इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब अगर मैं एक तीसरा चार्ज इस Q1 के पास में ले आऊँ, ठीक है, ये देखो ले आया, तो इसकी प्रेजेंस का इस Q2 के Q1 पर फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब जितना फोर्स ये Q2 पहले लगा रहा था उतना ही फोर्स ये अभी भी लगाएगा, इसकी प्रेजेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपको समझनी है चार्जेस के बारे में। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि इस चार्ज Q3 की वजह से इस पर फोर्स अगर मैं कहूँ तो इसका पोजीशन वेक्टर आपका हो जाएगा R3, और इसकी वजह से इस पर फोर्स कितना होगा, दिस वन, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस ऑब्जेक्ट, इस चार्ज पर Q1 पर जो नेट फोर्स होगा आपका F नेट, दैट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ दीज टू इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है, इन दोनों का वेक्टर सम, सो आई कैन से F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। फाइन, सो जैसे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूँ 3 चार्जेस प्लस 4Q, Q एंड Q आर प्लेस्ड इन स्ट्रेट लाइन। देखो इधर यहाँ पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं प्लस 4Q, Q एंड स्मॉल q, और इनकी डिस्टेंस क्या है, ये x इज इक्वल टू 0 पर, ये x इज इक्वल टू 1/2 पर, और ये x इज इक्वल टू 1 पर। वो कह रहा है व्हाट शुड बी द q, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सच दैट इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन स्मॉल q 0। ठीक है, इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब देखो सोचते कैसे हैं इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। पहली चीज़ तो ये कि इन दोनों का नेचर क्या है आपका, सेम। ठीक है, दोनों क्या है, पॉजिटिव, तो ये वाला इसको क्या करने वाला है, रिपेल। ठीक है, अब ये अगर इसको रिपेल कर रहा है, नेट फोर्स 0 लाने के लिए इस पर किसी तीसरे चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए, और वो फोर्स कौन लगाएगा, ये कैपिटल Q, यानी कि कैपिटल Q इस स्मॉल q को अट्रैक्ट करना चाहिए। वो कब करेगा, जब कैपिटल Q इसके अपोजिट नेचर का होगा। तो ऑप्शंस में आप देखो कि अगर कहीं पर पॉजिटिव 4Q लिखा हुआ है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, माइनस में आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड मतलब ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये इसके इक्वल आ जाना चाहिए, तो आपका नेट फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जितना राइट में लग रहा है उतना ही लेफ्ट में लग रहा है। सो आई कैन से फॉर दिस आई विल राइट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाई 4Q शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाई कैपिटल Q। फाइन, सो दिस विल बी K इंटू 4Q इंटू Q डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर। So from this I can say capital Q magnitude, if I talk about, क्योंकि यहाँ magnitude की बात चल रही है। Fine, so capital Q will be equal to small q। ठीक है, यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो हमें क्या चीज़ पता चल गई कि मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए स्मॉल q के इक्वल और नेचर होना चाहिए अपोजिट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी A1। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू किस तरह से बेसिकली ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेट मी टेक दिस क्वेश्चन। देखो ध्यान से, इसमें एक ट्राइंगल दे रखा है आपको। फाइन, देखो क्वेश्चन पढ़ लो, पहले समझ लो अपने आराम से, और वो आपसे क्या पूछ रहा है ध्यान से देखो। यहाँ एक ट्राइंगल है, इस पर प्लस q चार्ज है, इस पर माइनस q है, और इस पर प्लस q है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जो A है और ये B और ये C, A पर जो फोर्स लग रहा है वो कह रहा है कि BC के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, ये बताओ।
ठीक है, इसका क्या मतलब है समझो ध्यान से। BC की परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो गई, ये A से जाती हुई, ठीक है। अब B इस पर अगर मैं कहूँ नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा लाइक दिस, ठीक। ऐसे ही C पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल लाइक दिस, ठीक है। सो एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया, ठीक है। आप ध्यान से समझो कि ये कितना फोर्स लगाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ तो देखो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऐसे ही ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। फाइन, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट सेम है और सेपरेशन भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड दोनों के सेम हो गए। फाइन, अब वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। सो वो रिजल्टेंट पे इंटरेस्टेड नहीं है, वो चाह रहा है कि मैंने एक अपने मन से डायरेक्शन मान ली है और वो डायरेक्शन है आपकी ये, ठीक है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू BC। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, तो ये कैसे करेंगे, जो भी फोर्स A पर लग रहा है उसका इसी डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। और कंपोनेंट निकालना मैंने आपको सिखाई दिया है। कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, इस वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट निकालना है अगर, तो ये एंगल पता करो। अब ये आपका 60 है, ये 90 है, तो ये 30 हो गया। तो ये वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ये कितना आएगा, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इस डायरेक्शन से एंगल cos 30। सिमिलरली इस वेक्टर का इस डायरेक्शन से ये एंगल कितना होगा आपका, अगर मैं कहूँ ये 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा और ये 30 हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा आपका, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू cos 30। सो यू कैन क्लियरली सी कि इस पॉइंट पर जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट, और आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0। 0 इज नॉट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस चार्ज, 0 इज द फोर्स इन दिस डायरेक्शन एक्चुअली, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे ये कह देता कि रिजल्टेंट बताओ, ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आप देखो, इसका तो आंसर क्या हो गया आपका, 0, करेक्ट आंसर इज 0, ठीक है। इस डायरेक्शन में उसने फोर्स पूछा था, नेट कितना लग रहा है, तो जितना ऊपर लग रहा था उतना ही नीचे लग रहा है, ठीक है। और ये माइनस क्यू इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा था, ये प्लस क्यू इसको इधर रिपेल कर रहा था, तो हमने इसके इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिए तो 0 हो गए, ठीक है। अब लेट मी डिस्कस इट अ लिटिल बिट मोर, थोड़ा सा आपको और टेक्निक सिखाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, क्विकली कैसे डील करना है। देखो एक तो हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक देखेंगे कि उस तरह के क्वेश्चंस में स्पीड कैसे बढ़ानी है, अगर ऐसे ही कोई और थोड़ा बहुत इधर उधर कर दे तो कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो एक शॉर्टकट मेथड याद रखो कि मान लो ये पॉइंट O है और अगर इस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, F1 F2, और इनके बीच में एंगल है थीटा, और आपसे वो कह रहा है कि केवल मैग्नीट्यूड बताओ रिजल्टेंट फोर्स का, मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। सिनेरियो समझना, केवल दो फोर्स हैं और वो केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। सो उस केस में तो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो पैरेललोग्राम लॉ से, फॉर्मूला विल बी मॉड F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है, सीधा सीधा, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे अलग अलग केस हो जाते हैं, जैसे मान लो अगर दो वेक्टर हैं वो 90 डिग्री पर हैं, थोड़ा सा ये वेक्टर यूज़ हो रहा है, वही रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको, 90 डिग्री है, तो उस केस में इनका रिजल्टेंट कितना होगा आपका, रिजल्टेंट विल बी रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि थीटा 90 होगा तो 0 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया वही आ गया। डायरेक्शन अगर पूछे, मान लो F1 से कितना एंगल बनाएगा रिजल्टेंट, तो ये एंगल थीटा अगर निकालना है तो, या अल्फा कह लो इसको, तो रिजल्टेंट जो एंगल बनाएगा tan अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू F2 अपॉन F1,
अगर मान लो इससे एंगल पूछा जाए तो 90 माइनस अल्फा कर देंगे। सेकंड केस, मान लो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये भी F1 है ये भी F2 है, सेम डायरेक्शन में अगर दो फोर्स लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट, ये थीटा 0 हो जाएगा 1 एंड द रिजल्टेंट फोर्स विल बी F1 प्लस F2। दोनों के मैग्नीट्यूड आपको क्या कर देने हैं, ऐड। ऐसे ही अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, F1 माइनस F2। जो भी बड़ा होगा, अगर F1 बड़ा होगा तो F1 माइनस F2, F2 बड़ा होगा तो F2 माइनस F1। ठीक है। तीसरा, एक और चीज़ ध्यान रखें, मान लो ये बहुत यूज़ होगा बाद में, आप देखोगे एक पॉइंट पर सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्स लग रहे हैं, एक ही पॉइंट पर सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों के बीच में एंगल है लेट अस सपोज थीटा। ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा इनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा एफ नेट इज इक्वल टू 2 इंटू एफ कॉस थीटा बाई 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल। ठीक है, बहुत जगह यूज होता है ये। ठीक, ऐसा कैसे कर लिया सर आपने, ये कैसे आया, अगर हम इस पे बात करें ये कैसे आया रिजल्ट, तो एक बार समझ लो। देखो ये दोनों का फोर्स F है, ये भी F है, मुझे रिजल्टेंट फोर्स बताना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तरीका क्या होता है, ध्यान से समझो। जिस पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है उससे होकर दो एक्सिस ड्रॉ कर दो, ये x और ये y। फाइन। अभी इनके बीच में एंगल कितना है आपका, टोटल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, ये एंगल थीटा बाई 2। फाइन। अब इस f के दोनों कंपोनेंट निकालो, y और x के अलोंग, तो x के अलोंग कितना आएगा, f साइन थीटा बाई 2 और इसका कितना आएगा, f साइन थीटा बाई 2 और इसका y के अलोंग कंपोनेंट निकालोगे तो f कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, इससे एंगल और इसका भी सेम आएगा तो ये हो जाएगा 2f कॉस थीटा बाई 2। तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, रिजल्टेंट फोर्स आपका आ जाएगा 2f कॉस थीटा बाई 2। ठीक है। जनरल मेथड यही होता है कि आपको अगर किसी पॉइंट पर नेट फोर्स निकालना है तो आपका जनरल मेथड क्या बनेगा कि आपका मान लो यहाँ पर इतने फोर्स लग रहे हैं, F 2F, ठीक है, और ये F, ठीक, और ये भी आपका एक लग रहा है 2F। मैं कह रहा हूँ इस पर नेट फोर्स बताओ। ठीक है, और ये एंगल आपको दे रखे हैं 60, ठीक है, और ये एंगल आपको दे रखा है 60। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये सब फोर्स लग रहे हैं, आप बताओ कि इस पर नेट फोर्स कितना होगा इस पॉइंट O पर। तो तरीका क्या है, सबसे पहले पॉइंट O से होता हुआ आप दो एक्सिस ड्रॉ कर दो, लाइक दिस, और एक इस तरह से ड्रॉ कर दो, लाइक दिस। ठीक है, अगर मल्टीपल फोर्सेस हैं तो फिर यही तरीका काम आएगा। ठीक है, वो पैरेललोग्राम वाला मेथड F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा, वो केवल दो फोर्स जब लग रहे हैं तब बढ़िया है, लेकिन अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं तो ये कंपोनेंट मेथड सीखो। ये आपका x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब इसमें अगर आप देखो, सबसे पहले सभी का x कंपोनेंट निकालो, x के अलोंग कंपोनेंट, तो ये तो पहले से ही x के अलोंग है, इस 2f का निकालेंगे तो कितना आएगा, 2f cos 60। ठीक है, ये f y के अलोंग है, तो f का अगर जो एक वेक्टर आपका f के अलोंग होगा उसका y के अलोंग होगा, उसका x के अलोंग अगर कंपोनेंट निकालोगे तो वो कितना आएगा, f cos 90 विच इज़ 0, यानी कि इसका इसके अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं होगा। ऐसे ही इसका कंपोनेंट अगर इसके अलोंग निकालोगे तब भी 0 आएगा। इसका कितना आएगा देखेंगे तो 2f, ये एंगल आपका 30 है तो 2f cos 30। फाइन। सो x के अलोंग कंपोनेंट निकाल लिए, ऐसे ही y के अलोंग कंपोनेंट निकाल लो, ये कितना आएगा 2f cos 60, ये कितना आएगा इधर 2f, ये एंगल 30 है तो cos 30। तो ये सभी x और y के अलोंग आपने कंपोनेंट निकाल लिए। अब अगर इफेक्टिवली मैं आपसे कहूँ कि f नेट अलोंग x ये कितना होगा आपका, तो f नेट अलोंग x आपका हो जाएगा इतना। इन सभी का देखो, ये राइट में ये लेफ्ट में, तो f है आपका राइट में तो प्लस लिखा, फिर ये 2f cos 60 भी राइट में है तो 2f cos 60 लिखा,
ऐसे ही ये 2f cos 30 लेफ्ट में है तो इसको लिख दिया माइनस 2f cos 30, ठीक है। ऐसे ही ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो कितना है, सभी आपके जो जो ऊपर की तरफ है वो ऐड हो जाएंगे। सो ये हो गया रिजल्टेंट fx, और रिजल्टेंट fy अगर हम कहें तो वो कितना बनेगा, इन सभी का एडिशन, दैट इज f प्लस 2f cos 30 प्लस 2f cos 60। सो इस तरह से हम निकालते हैं x और y के अलोंग सभी फोर्सेस का कंपोनेंट, और लास्ट में जो हमारा fx और fy आया इन दोनों का स्क्वायर करके रूट ले देते हैं, तो ये चीज़ आपकी आती है नेट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर। और अगर मान लीजिए आपका रिजल्टेंट फोर्स आया इस डायरेक्शन में 10 और ऊपर की तरफ आया 15, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच से पास करेगा। क्लियर। और उसका इससे एंगल अगर निकालना है तो tan थीटा इज इक्वल टू fy अपॉन fx, ठीक है। सो ये कुछ टेक्निक्स थी जो आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालने में हेल्प करेंगी, ठीक है, क्विकली। सो नाउ लेट मी टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये इस तरह के क्वेश्चंस आप समझिए। देखो अगर कभी भी आपके पास कोई शेप दे रखी है, मान लो ट्राइंगल, ठीक है, ये एक दे रखा है, इसके कॉर्नर पर इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं लाइक दिस, ठीक। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ सेंटर पर एक चार्ज रख दे Q0 तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ध्यान से देखो, ये Q इस Q0 पर इधर फोर्स लगाएगा, ये Q इस Q0 पर इधर फोर्स लगाएगा, और ये Q इस Q0 पर इधर फोर्स लगाएगा सिमेट्रिकली। और सिंस ये बिल्कुल सेंटर पर है तो इन तीनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या आने वाले हैं, सेम। सो अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे तो इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी लाइक दिस, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि एंगल कितना है इनके बीच में, ये F और ये F। सो एंगल अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से देखो, ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 120, ये आपका 120 120। सो दिस एंगल इज 120, ये भी 120 और ये भी 120, फाइन। अब इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने अभी सिखाया आपको कि अगर किसी पॉइंट पर दो फोर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के तो उनका रिजल्टेंट आपका उनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जाता है लाइक दिस, ये जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 2f cos, ये जो 120 है इसका हाफ 120/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2f cos 60 विच इज नथिंग बट इक्वल टू f। सो ये वैल्यू f आ गई जो इस f के इक्वल एंड अपोजिट है। सो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। ट्राइंगल में अगर तीनों वर्टिसेस पर एक इक्वल चार्ज रख दें और सेंटर पर Q0 तो नेट फोर्स उस पर क्या आ रहा है, 0। सेम अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, मान लीजिए ये स्क्वायर रखा हुआ है, इस पर चार्ज है Q Q Q और Q और सेंटर पर है Q0, तो जितना फोर्स ये Q इस पर इधर लगाएगा उतना ही ये Q इस पर इधर लगाएगा, बाई सिमेट्री यू कैन से। सिमिलरली जितना ये Q इस पर इधर फोर्स लगाएगा उतना ही ये Q इस पर इधर फोर्स लगाएगा, तो ये सभी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट, और नेट फोर्स कितना आ जाएगा आपका 0। सो विद दीज टू एग्जाम्पल आई कैन से कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन अगर आपके पास है और उसके सभी वर्टिसेस पर सेम चार्ज रखे हुए हैं तो सेंटर पर चाहे पॉजिटिव चार्ज रखो चाहे नेगेटिव, उस पर नेट फोर्स आपका क्या आने वाला है, 0। सो इफ़ आई से, ये आप शेप्स देख रहे हैं सारी, तो इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि सेंटर पर Q0 चार्ज है और इनके वर्टिसेस पर सभी पर इक्वल चार्ज रखे हुए हैं, तो इन सभी केसेस में नेट फोर्स आपका क्या आने वाला है, 0, सेंटर पर अगर कोई चार्ज Q0 रखा है उस पर, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर किसी चार्ज के चारों तरफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस चार्ज पर नेट फोर्स 0 आने वाला है। जैसे मैं ही खड़ा हूँ, मुझे एक आदमी यहाँ से पकड़ के खींच रहा है और सेम फोर्स से बिल्कुल यहाँ से पकड़ के खींच रहा है,
तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स मेरे पास क्या होगा, 0। सो नाउ विद दिस नॉलेज इफ आई से कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक क्यूब है, उसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है और इसके वर्टिसेस पर हर जगह सेम चार्ज रखा हुआ है Cs+, ठीक है। तो सिंस ये जो नेगेटिव चार्ज सेंटर पर है उसके चारों तरफ एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, सो दैट इज वाई नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोल रहा है आपसे कि ये सारी शेप रखी हुई हैं और इनके एक वर्टिसेस को छोड़कर बाकी सभी वर्टिसेस पर चार्ज रखे हुए हैं, एक खाली छोड़ दिया। तो बताओ अब अगर सेंटर पर एक चार्ज रख दें Q0 तो उस पर फोर्स कितना होगा। तो बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से समझो। मान लो मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि इसमें इस Q0 पर फोर्स कितना लगेगा। ध्यान समझना, अगर यहाँ पर भी चार्ज होता Q, जैसे यहाँ पर 3 चार्ज तो रखे ही हुए हैं Q, अगर यहाँ पर भी होता तो वी कैन से बाई सिमेट्री नेट फोर्स क्या आता, 0। सो इसका मतलब ये 3 मिलके जितना फोर्स लगा रहे होंगे उतना ये अकेला लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सो इस अकेले की वजह से अगर मैं कहूँ फोर्स कितना है, इस अकेले की वजह से, तो ये डिस्टेंस अगर आपकी मान लो है x, तो आई कैन से KQ/Q0/x², ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इन तीनों की वजह से जो फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा, सेम KQ/Q0/x²। फाइन। सो इन तीनों की वजह से पूछा गया था क्योंकि ये तो चार्ज है ही नहीं। सो आंसर इज दिस वन। सो रादर देन कि आप तीनों की वजह से चार्ज कैलकुलेट करो, आप उस चौथे चार्ज जिसकी वजह से नेट फोर्स 0 हो रहा है, केवल उसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट कर लो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ इस हेक्सागन में इन पांचों की वजह से चार्ज कैलकुलेट करने के बजाय आप यहाँ पर एक छठवा इमेजिनरी चार्ज मान लो जिसकी वैल्यू वही हो जो इनकी वैल्यू है, और ये डिस्टेंस अगर x है तो इसकी वजह से यहाँ फोर्स आएगा इधर कितना, KQ/x²। तो इन पांचों की वजह से जो फोर्स होगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा, KQ/ यहाँ पर Q0 चार्ज अगर रखा है तो KQ/Q0/x²। फाइन, ये आपका सिंपल ट्रिक है, ठीक है, कि 5 की बजाय जो छठवा चार्ज है जो गायब है केवल उसकी वजह से फोर्स निकालो और बाकी सभी का फोर्स उसके जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होगा। फाइन, चलो नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज आस्क्ड इन JEE Mains 2013। इसमें क्या पूछा है आपको, ध्यान से समझो। इसमें वो आपसे ये कह रहा है कि मान लो यहाँ पे ओरिजिन है, ये एक चार्ज Q है, ये एक चार्ज Q है, ये a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं ओरिजिन से, और एक दूसरा चार्ज है Q/2, उसको हमने जो है y डिस्टेंस पर ओरिजिन से ऊपर शिफ्ट कर दिया है, Q/2 वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो इस पर नेट फोर्स पूछा गया है कि इस पर नेट फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और ये जो सेपरेशन y है ये भी बता रखा है कि इट इज़ मच लेस देन a, इस a के कंपैरिजन में बहुत छोटा है y, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, लेट मी रफ इट। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये Q इस पर फोर्स कहाँ लगाएगा, इस डायरेक्शन में लाइन जॉइनिंग के अकॉर्डिंग, ये Q इस पर फोर्स कहाँ लगाएगा, लाइन जॉइनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी ये एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल भी आपका थीटा है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। और सिंस दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का इससे सेपरेशन सेम है, तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे। फाइन, अब मुझे पता है कि एक पॉइंट पर दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स अगर लग रहे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर से जाता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2f cos, जो उनके बीच में एंगल है उसका हाफ, तो एंगल कितना है 2 थीटा, तो उसका हाफ कितना हो गया, थीटा। फाइन, नाउ 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर मैं इसकी बात करूँ तो k इंटू क्यू इंटू Q/2 डिवाइडेड बाई, लेट मी रफ दिस, फाइन, डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितनी है r, अब ये a है ये y है, तो r आई कैन से r² आई कैन से a² प्लस y² मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा।
नाउ cos थीटा इफ आई से, ये अगर थीटा है तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, सो आई कैन राइट y अपॉन r, फाइन। नाउ इफ आई पुट द वैल्यू, आई कैन से दिस फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 y। नाउ r की जगह हम क्या लिखेंगे, इफ आई से r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 1/2 और इसकी पावर 1 मिलके कितना हो जाएगा 3/2। नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट y इज मच लेस देन a, सो आई कैन निग्लेक्ट दिस y हेयर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0, ठीक है। सो यहाँ से जब इसको 0 लिखोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये 0 हो गया, ये स्क्वायर से ये कट गया, ये बचा ए क्यूब इंटू वाई, ये आपका नेट फोर्स आ गया। जब नेट फोर्स ये आया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फाइन। सो आप देख सकते हैं कि स्पीड में इस तरह से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, फाइन। नाउ लेट मी डिस्कस दिस क्वेश्चन। इसमें आपको क्या पूछा गया है, ध्यान समझो, ये है आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस Q2 है, माइनस Q1 है, Q3 है। आपसे पूछा गया है कि इस माइनस Q1 पर जो फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, वो निकालना है, ठीक है। तो इसको समझो भाई, ये दो एक्सिस हैं आपके, देखो इस पर रखा है माइनस Q1, यहाँ रखा है माइनस Q2 और इसके अलोंग रखा है प्लस Q3, ठीक है। और जो डिस्टेंसेस दे रखी हैं आपकी, ये 3 है, सॉरी, ये डिस्टेंस है A और ये डिस्टेंस है आपकी B। आपसे ये पूछा गया है कि x के अलोंग कितना फोर्स लगेगा, है ना। फिर से नेट फोर्स नहीं पूछा उसने ये कहा है कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, x एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो सारे फोर्सेस अप्लाई कर लो इस Q1 पर। ये माइनस Q3 है, ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो एक फोर्स तो ये हो गया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ऐसे ही ये प्लस Q2 है, ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो उसको आपने ऐसे लिख लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फाइन। अब ये सारे फोर्स बनाने के बाद मुझे निकालना है केवल x के अलोंग, तो इन सभी का x के अलोंग कंपोनेंट ले लो, बस इतना करना है। तो F12 तो पहले से ही है और इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। सर माइनस क्यों नहीं ले रहा हो, माइनस का इफेक्ट पहले ले लिया डायरेक्शन डिनोट करके, ठीक है। डायरेक्शन आपने इस तरफ ली क्यों, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, तो डायरेक्शन का इफेक्ट ऑलरेडी यू हैव टेकन, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन ओनली मैग्नीट्यूड। अब अगर हम बात करें F13 की, तो ये एंगल आपको क्वेश्चन में दे रखा है थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस F13 का इसके अलोंग कंपोनेंट अगर मैं निकालूंगा तो वो कंपोनेंट आएगा आपका F13 cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट F13 साइन थीटा। नाउ F13 का मैग्नीट्यूड अगर आप लिखोगे तो वो कितना होगा, K Q3 Q1 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस a स्क्वायर इंटू साइन थीटा। सो अब x के अलोंग दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, तो जो नेट फोर्स होगा आपका F नेट, वो इन दोनों का क्या हो जाएगा, समेशन। तो समेशन करोगे और KQ1, देखो दोनों में कॉमन है, KQ1, इसको कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा Q3, यहाँ पे देखो Q3 अपॉन a स्क्वायर साइन थीटा प्लस यहाँ पे KQ1 लिया तो कितना बचा, Q2 अपॉन बी स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो आप मैच करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आई होप दिस वन इज द करेक्ट वन, बी ऑप्शन, ठीक है। Q2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा, फाइन। सो दिस इज द करेक्ट वन। सो कंपोनेंट लेना, उनका वेक्टर सम करना, ये सब में आपको बहुत कंफर्टेबल होना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इससे आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इक्विलिब्रियम, फाइन। लेट मी टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है।
देखो ये जो मान लो एक चार्ज है और इस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, ठीक है, F3। मैं कह रहा हूँ चार्ज क्यू इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है कि F1, F2 और F3 इन तीनों का अगर मैं वेक्टर सम लूँगा तो वो क्या आने वाला है, 0। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं दो एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, एक y और एक x, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन सभी फोर्सेस का अगर मैं x के अलोंग कंपोनेंट ले लूँ, राइट डायरेक्शन में कंपोनेंट, और इस सभी का लेफ्ट डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट। ऐसे ही इन सभी फोर्सेस का अगर मैं ऊपर की तरफ कंपोनेंट लूँ, ठीक है, और नीचे की तरफ कंपोनेंट लूँ, तो वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट, ठीक है। सो ये बात होती है इक्विलिब्रियम की। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ दिस इक्विलिब्रियम। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट होता है इसमें कि स्टेबल अनस्टेबल की बात आती है, ठीक है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है, अगर मैं बात करूं, मान लो यहाँ पर एक बॉल आपने रखी हुई है, ये बॉल अभी रेस्ट में है, ठीक है, इस पर जो वेट लग रहा है mg उसको नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है और ये नेट फोर्स इस पर क्या है, 0, तो ये इक्विलिब्रियम में है, फाइन। लेकिन अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं अपनी इस पोजीशन से, तो ये वापस से इसी पर आएगी, ठीक है। फ्रॉम द कॉमन सेंस यू कैन से, हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दी जाए और वो वापस से उसी पॉइंट पर आना चाहे, तो हम बोलते हैं कि बॉडी किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये अभी इक्विलिब्रियम में है, फाइन। लेकिन अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं थोड़ा सा, तो क्या ये वापस से अपनी पोजीशन पे आएगी, नहीं, ये तो नीचे गिर जाएगी। इसका मतलब अगर बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस की जाए और वो वापस उस पॉइंट पर ना लौट के आए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो उस इक्विलिब्रियम को हम क्या नाम देते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। Now in the next slide we are going to discuss few example based on this equilibrium and the type of equilibrium. So let me take the next slide. So in this slide you can read the questions. नीट 1992 में 1992 में ये पूछा गया था, क्या बोल रहा है ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, लेट मी डिक्टेट द क्वेश्चन हेयर। मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक लाइन दे रखी है, यहाँ पर +4q रखा हुआ है, यहाँ पर -q रखा हुआ है, और यहाँ पर अगेन कौन सा चार्ज है, +4q, फाइन। अब वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन कौन इक्विलिब्रियम में है, कौन कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये सब पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ इस -q के बारे में, तो ध्यान से देखो, ये +q इस -q को क्या करेगा, अट्रैक्ट, ठीक है। लेट अस सपोज कितने फोर्स है, F फोर्स है, 4q से -q की जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज वो d है, और इतनी ही डिस्टेंस इस 4q की इस -q से है, d सेम डिस्टेंस है, ठीक है, इस -q से। तो जितने फोर्स से ये 4q इसको खींच रहा होगा, उतने ही फोर्स से ये वाला इसको खींच रहा होगा, ठीक है, क्योंकि चार्जेस सेम है और सेपरेशन भी सेम है। सो वी कैन से कि नेट फोर्स तो इस पर कितना है आपका, 0। तो इक्विलिब्रियम में तो है, फाइन, इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल। तो उसके लिए अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं, मान लो यहाँ पर ले आया मैं इस -q को, तो अब देखो ध्यान से कि इस 4q से इसकी ये जो डिस्टेंस है ये कम हो गई, ठीक है। तो जिससे डिस्टेंस कम होगी वो उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सो आई कैन से कि अब ये जो +4q है वो ज़्यादा फोर्स से इसको खींच रहा होगा अपने तरफ, और ये वाला जो +4q है वो कम फोर्स से खींचेगा इसको, ठीक है। तो अगर राइट में ज़्यादा फोर्स है तो इफेक्टिवली ये -4q -q किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट में। सो स्टेबल कब होता, जब अगर इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्प्लेस किया और ये वापस से इसी तरफ जाने लगता, तो हम कहते हैं कि चलो फिर भी ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग स्टेबल इक्विलिब्रियम में, लेकिन ये तो अपनी पोजीशन को छोड़ के भाग गया। सो दिस इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फाइन। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि ये +4q किस में है, इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, देखते हैं। तो आप देखोगे कि
इसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है माइनस क्यू की वजह से वो कितना होगा, के 4q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, और वो इस डायरेक्शन में होगा अट्रैक्टिव, और ये करेगा रिपेल, तो ये कितना होगा के 4q इंटू 4q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस भी कितना हो गया 2d, तो ये हो जाएगा 4d स्क्वायर। तो ये 4 से 4 कैंसिल, मैग्नीट्यूड आप देखोगे दोनों के क्या आ गए सेम, यानी कि ये भी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। नेट फोर्स इस पर भी 0 है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आप देखोगे कि अगर आप इसको डिस्प्लेस करोगे, ठीक है, तो फिर ये वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आएगा। सो लेट मी चेक आउट द ऑप्शन, ओनली माइनस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, गलत है, वो तो है ही नहीं स्टेबल इक्विलिब्रियम में। नन ऑफ द चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, ये भी गलत है, इक्विलिब्रियम में तो है, नेट फोर्स 0 है, ठीक है। ऑल द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, गलत है, सभी चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, हमने माइनस क्यू चेक किया। सो द ओनली ऑप्शन इज दिस वन, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फाइन। सो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट वन। देखिए अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द वेरी फेमस मॉडल जो हमने अभी देखा था, जिसके बारे में बहुत सारी डिटेल भी हमने देखी थी। वो आपसे इस क्वेश्चन में क्या समझाना चाह रहा है वो समझ लें। वो कह रहा है यहाँ पे दो हमने स्ट्रिंग इस तरह से कनेक्ट कर रखे हैं जिनके बीच में सेपरेशन r है, y है, इक्विलिब्रियम में, ये इससे ये डिस्टेंस y दे रखे हैं, ठीक है, और इक्विलिब्रियम में है अभी ये, फाइन। तो अगर ये एंगल थीटा है तो आई कैन ईजिली राइट दैट दिस tan थीटा इज इक्वल टू, ये हम पहले ही देख चुके हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा आपका Fe अपॉन mg के, फाइन। इन पर चार्ज कितना है अगर q, इस पर चार्ज कितना है q, और ये सेपरेशन r, तो आई कैन राइट दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब वो कह रहा है कि मैंने ये जो सस्पेंशन पॉइंट है इसको यहाँ से हटा के कहाँ रख दिया है, आधे पर, y/2 पर। तो अब ये एंगल भी चेंज हो गया, ये अल्फा हो गया, और नई जो सेपरेशन है इनके बीच में वो भी r' हो गई, फाइन। अब जाके ये इक्विलिब्रियम में आए हैं, तो इसके लिए भी आई कैन राइट tan अल्फा इज इक्वल टू, जो नया फोर्स अब इस पे लगेगा एक दूसरे का, Fe' अपॉन mg। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, फाइन। अब ध्यान से देखो जरा इस क्वेश्चन में कि ये जो थीटा है आपका, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी r/2, और ये y, सो आई कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू r अपॉन 2y। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं कहूँ ये एंगल आपका कितना है अल्फा, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r'/2, फाइन। तो यहाँ से tan अल्फा आई कैन राइट, tan अल्फा आई कैन राइट r' अपॉन, ये डिस्टेंस अब कितना है y/2, देखो, सो आई कैन राइट 2 इंटू y/2, सो दिस इज r' अपॉन y, फाइन। सो अब जरा ध्यान से देखो इन इक्वेशंस में tan थीटा और tan अल्फा, इनको अगर मैं इक्वेट करूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, Fe अपॉन mg, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, और ये आपका हो जाएगा Fe' अपॉन mg, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 व्हाट आई विल गेट, ध्यान से देखें, अगर 1 में 2 का डिवीजन कर दें तो व्हाट आई विल गेट, सी r अपॉन 2y डिवाइडेड बाई r' अपॉन y, r अपॉन 2y डिवाइडेड बाई r' अपॉन y, सो दिस इज r' y ऊपर पहुंच जाएगा, इज इक्वल टू Fe अपॉन mg मल्टीप्लाइड बाई mg अपॉन Fe'। सो यहाँ से आप देखो y से y कैंसिल, ये हो गया r अपॉन 2r', और ये मिल गया आपको Fe अपॉन Fe'। नाउ वी नो दैट कूलॉम्स स्केलर लॉ के अकॉर्डिंग F is inversely proportional to r square, so I can say Fe is inversely proportional to r square and Fe' is inversely proportional to r' का स्क्वायर। सो अब इन दोनों का रेशियो अगर हम लें तो वी विल गेट r' का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। नाउ व्हेन वी विल सॉल्व दीज इक्वेशंस वी विल गेट r' क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब डिवाइडेड बाई 2, which is equal to r' is equal to r upon 2 raised to power 1/3. So this is the relation, desired relation, fine. So you can say
that the correct option is B1. Fine, B is the correct one. Now let me take the next question. Okay, in this question JEE मेंस 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, 3 चार्जेस हैं आपके पास और तीनों एक लाइन के अलॉन्ग रखे हुए हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और बाय द क्यू प्लेस्ड एट एक्स इज इक्वल टू 0 is 0, देन वैल्यू ऑफ क्यू इज। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और 3 चार्जेस हैं, प्लस क्यू, क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है, नो लेट मी चेक द क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, 3 चार्जेस प्लस क्यू, क्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड रेस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस 0 एंड d फ्रॉम द ऑरिजिन ऑन द x एक्सिस, ठीक है। इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई प्लस क्यू एंड, अच्छा ठीक है। देखो ये इस तरह का क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक प्लस क्यू रख दिया, यहाँ पे एक प्लस क्यू रख दिया और बीच में रख दिया क्यू। वो कह रहा है कि इस प्लस क्यू पर नेट फोर्स 0 है, ठीक है, नेट फोर्स ऑन दिस प्लस क्यू इज 0। तो आपको बताना है कि स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपेल। तो इस पर नेट फोर्स 0 करने के लिए इस क्यू को इस प्लस क्यू पर फोर्स इधर लगाना चाहिए, ठीक है। सो एक बात तो पक्की हो गई कि क्यू का नेचर जो है वो कैपिटल क्यू के अपोजिट होगा, यानी कि क्यू जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा, एक बात तो पक्की हो गई, ठीक है। दूसरा, मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए, यानी कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर मैं कहूँ कितना होगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ये टोटल डिस्टेंस। अगर मैं आपसे कहूँ ये बिल्कुल मिडिल में है इन दोनों के, तो ये टोटल सेपरेशन अगर मान लो कितनी है आपकी, d, ठीक है। तो ये फोर्स हो जाएगा d² इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस हो जाएगी d/2, तो ये इस पर फोर्स कितना लगाएगी, के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई d/2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका q इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ q, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ q नहीं, q इज इक्वल टू q/4। देखो यहाँ से ये 4 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये रिलेशन हो गया और साइन अपोजिट होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया था द वैल्यू ऑफ q इज, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी -q/4। फाइन, बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं, एक बार प्रैक्टिस होने के बाद आप नहीं भूलेंगे। देखो ये क्या पूछ रहा है, 4 चार्जेस इक्वल टू q, ये 4 चार्ज यहाँ रख दिए इस तरह से, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है एक सेंटर में हमने चार्ज रख दिया स्मॉल q, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ q इज, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम मतलब हर एक चार्ज पर नेट फोर्स क्या है, 0। सो अगर मैं बात करूं इस कैपिटल Q की, तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसके लिए स्मॉल q कितना हो, तो देखो ध्यान से, ये कैपिटल Q इस पर फोर्स लगाएगा इधर, रिपल्सिव, ऐसे ये कैपिटल Q इस पर फोर्स लगाएगा इधर, रिपल्सिव, ठीक है। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होने वाले हैं, सेम। फाइन, क्यों, चार्ज भी सेम है दोनों का और सेपरेशन भी यहाँ a है और यहाँ भी a है, तो दोनों सेम फोर्स लगाएंगे। और एक तीसरा फोर्स जो ये कैपिटल Q इस पर लगाएगा वो लगेगा इधर डायगोनल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये आपका हो गया कितना, ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस आपकी होती है कितनी, a√2, तो ये फोर्स कितना लगाएगा आपका, अगर मैं कहूँ तो kq² अपॉन a√2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये एंगल कितना है, 45। अब फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज यू कैन से कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग जाएगा, और इन दोनों में एंगल कितना है, 90, तो इसी वेक्टर के अलॉन्ग इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा, और वो कितना होगा, f√2, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, तो रिजल्टेंट होता है f√2 और वो बिल्कुल 20 से जाता है। सो नेट फोर्स इन तीनों की वजह से 1, 2 एंड 3 कितना हो जाएगा, प्लस f√2। और सर f की वैल्यू क्या है, जो ये फोर्स लगा रहे हैं वो कितना है, अगर मैं कहूँ तो f इज इक्वल टू kq डिवाइडेड बाई a², ठीक है। तो उसकी वैल्यू जब आप यहाँ पे रखोगे तो फोर्स ड्यू टू, अगर मैं कहूँ इनके नाम दे दूँ A, B एंड C, तो आई कैन से
ए बी सी इन सभी की वजह से नेट फोर्स अगर मैं कहूँ कितना हो गया, के क्यू बाई ए स्क्वायर रूट टू प्लस दिस वन के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस पर नेट फोर्स जीरो करने के लिए आप देख रहे हो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको जीरो करने के लिए इस स्मॉल क्यू को अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल कहाँ लगाना पड़ेगा, फोर्स, यानी कि ये स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू को अट्रैक्ट करनी चाहिए। तो ये तो पता चल गया हमें कि ये नेगेटिव आने वाली है, नेगेटिव मतलब इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका जो फोर्स है इस पर वो इन तीनों के फोर्स के इक्वल होना चाहिए, फाइन। सो आई कैन राइट लाइक दिस, फोर्स बाई स्मॉल क्यू ऑन कैपिटल क्यू इज इक्वल टू, उसका सेपरेशन कितना होगा, डायगोनल का हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के वजह से जो फोर्स था आपका वो आप यहाँ पे लिखेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट टू, फाइन। अब आप इसमें से आप कैंसिल आउट कर लो, तो के से के से के से के कैंसिल, क्यू से क्यू से क्यू कैंसिल, ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर चला जाएगा। फाइनली जो क्यू बचेगा आपका, ध्यान से देखो वो कितना बचेगा, क्यू इज इक्वल टू 1/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये मिल जाएगा आपका, ठीक है। अभी यहाँ बचेगा आपका क्यू कॉमन, अंदर बचेगा 1/2, ठीक है, प्लस रूट टू, फाइन। और ये तो आया केवल मैग्नीट्यूड, अगर हम साइन की बात करें तो एक माइनस साइन आपको और लगाना पड़ेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सर माइनस क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड आपका इसके इक्वल आएगा। अब इसको आप और सॉल्व कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, कई बुक्स में और सॉल्व कर रखा होता है इसको, 2√2 इस तरह से टर्म में दे रखा होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर दिस वन। नाउ लेट मी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर अगेन एक स्क्वायर दे रखा है और आपसे कहा है कि यहाँ पर एक चार्ज है क्यू और इन दोनों वर्टिसेस पर रखा हुआ है स्मॉल क्यू, फाइन। अब कह रहा है कि इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन क्यू इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ क्यू बाई क्यू। तो देखो इस क्यू पर ये क्यू फोर्स कहाँ लगाएगा, अगर मैं बात करूँ तो ये लगाना चाहिए इधर। अब इसको बैलेंस करने के लिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो अपोजिट कब होगा, अगर मान लो ये क्यू इसी कैपिटल क्यू के सेम नेचर का होता, मान लो सेम नेचर, तो फिर ये रिपेल करेगा लाइक दिस, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, अदरवाइज नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। सो हम क्या करते हैं कि हम ये मानते हैं कि इनका नेचर इसके नेचर से क्या होना चाहिए, डिफरेंट, तब जाकर ये जो स्मॉल क्यू फोर्स लगाएंगे वो लगाएंगे अट्रैक्टिव, और इन दोनों का रिजल्टेंट बेसिकली देखो जितना ये क्यू इस कैपिटल क्यू पर लगाएगा फोर्स उतना ही ये क्यू इस कैपिटल क्यू पे लगाएगा, क्योंकि दोनों ही सेम डिस्टेंस पर हैं और दोनों के चार्ज क्या हैं, सेम। सो एफ और एफ ये लग गया। अब दोनों फोर्स इक्वल हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो 45 डिग्री एंगल पर होगा, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, f√2। तो एक तो हमें ये समझ में आ गया कि चार्ज अपोजिट नेचर का होना चाहिए, दूसरा ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को क्या करने चाहिए, बैलेंस। सो इफ आई राइट, लेट मी राइट इट, के क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर रूट टू, ये तो हो गया आपका f√2 जो अभी हमने वहाँ पे लिखा था, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन a√2 का स्क्वायर, फाइन। इसको सॉल्व करोगे तो k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, और ये आपका बन जाएगा q इंटू 2√2 इज इक्वल टू कैपिटल Q, फाइन। अभी ये तो मैग्नीट्यूड निकाला है हमने, ठीक है, लेकिन अगर साइन की बात करें तो कैपिटल Q शुड बी इक्वल टू माइनस Q 2√2। माइनस क्यों, क्योंकि नेचर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं Q अपॉन Q की, तो रेशियो मिल जाएगा -2√2। सो दिस इज द आंसर, फाइन। सो लेट मी टेक द करेक्ट वन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, फाइन। नाउ लेट मी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल चार्ज स्क्वायर सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझते हैं इसको, क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, पहले ये समझ लेते हैं। देखो
यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे रखी है, वो ये कह रहा है कि ये दो चार्ज हैं जिनका मास m और q है, इसका मास भी m और q है, ठीक है। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हम पहले ही देख चुके हैं, और वर्टिकल से एक दूसरे को थीटा एंगल पर सेपरेट कर देंगे। दोनों आइडेंटिकल हैं तो जितना वर्टिकल से ये एंगल बनाएगा उतना ही वर्टिकल से ये एंगल बनाएगा, ठीक है। मतलब अगर ये अलग अलग मास के अलग अलग चार्ज अलग अलग मास के होते तो फिर एंगल अलग अलग बनता, सीधी सी बात है, ठीक है। अभी ये सिचुएशन बनी हुई थी एकदम परफेक्ट क्लियर कट। एकदम से क्या हुआ कि इसका चार्ज लीक करना शुरू कर दिया, इसका भी चार्ज लीक करना शुरू कर दिया, मतलब इनके चार्ज डिक्रीज होना शुरू हो गए। चार्ज डिक्रीज होंगे तो क्या होगा बताओ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे पर ये लगा रहे थे वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वो अगर डिक्रीज होना शुरू होगा तो आपको पता है इस सिनेरियो के लिए टेन थीटा क्या होता है, Fe अपॉन mg के इक्वल, ये हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं। तो अगर Fe डिक्रीज करेगा तो एंगल भी क्या करेगा, डिक्रीज, यानी कि ये जो एंगल है ये डिक्रीज होना शुरू करेगा और ये बॉल एक दूसरे के पास में आना शुरू करेंगी। फोर्स कम हो रहा है तो पास पास आएंगे ना। सो ये किस वेलोसिटी से एक दूसरे के पास आ रही हैं, वो वेलोसिटी आपको बतानी है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है x, उस पर कैसे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी का सेपरेशन के साथ रेशियो वो आपसे पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, ये आपसे उसने पूछा है, ठीक। और आपको ये भी दे रखा है कि ये जो चार्ज लीक हो रहा है ना, इसके लीक होने की रेट dq/dt ये भी आपकी कांस्टेंट है, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। सो हाउ टू ट्राई दिस क्वेश्चन, देखो ध्यान समझो, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये आपका सिनेरियो है, ठीक। मान लो किसी टाइम पर इनके बीच में सेपरेशन है x और इनका वर्टिकल से उस समय एंगल कितना है, थीटा, लेट अस सपोज, ठीक है, क्लियर। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि टेन थीटा आपका किसके इक्वल था, Fe अपॉन mg के, ये था स्टार्टिंग में, शुरुआत में सबसे, ठीक है, जब इनके बीच में सेपरेशन x था, एंगल थीटा था, ये सब। अब अगर मैं कहूं कि टेन थीटा की वैल्यू, ध्यान समझना, टेन थीटा की वैल्यू इसमें देख के अगर हम देखें तो ये x/2 है, ये डिस्टेंस आपकी कुछ होगी y, ठीक है, और स्ट्रिंग की लेंथ है आपकी l। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि जो x है दैट इज मच लेस देन l। देखो x अगर l के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, इस फिगर में तो आपको दोनों बराबर दिख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में x इज मच लेस देन l। तो हम कह सकते हैं कि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। इन दैट केस साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा। ये हमें मैथमेटिक्स से पता है, ठीक है। सर ये कैसे, ये समझ में नहीं आया। तो देखो आप, अगर मैं कहूँ ये बिल्कुल पास पास में है तो ये l है और ये क्या है, x, तो इस केस में ये थीटा भी क्या है, वेरी स्मॉल, ठीक है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा है अगर, तो आई कैन से इफ दिस एंगल इज थीटा, तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू x/2 और ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन थीटा आ गया। सो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो x/2l किसके इक्वल आएगा, Fe अपॉन mg के। नाउ Fe की वैल्यू क्या होगी, दोनों के बीच में सेपरेशन अगर x है तो आई कैन से दिस विल बी kq² अपॉन x² mg। सो फ्रॉम हियर आई कैन से, आई कैन गेट द रिलेशन x³ इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, यहाँ से ये x² इधर जाएगा, x³ हो जाएगा, और ये दोनों चीज़ें जब इधर जाएंगी तो कितना हो जाएगा, kq² 2l अपॉन mg, फाइन। अब इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान समझना बेटा, कि यहाँ से आई कैन से, ये सब तो कांस्टेंट है, k, l, m, g, 2, सो आई कैन से x³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q²। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, फाइन। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, ध्यान से देखो, 3x²
into dx by dt is directly proportional to 2q into dq by dt. Now again this dq by dt is also given कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट है ये चार्ज के डिक्रीज होने की, फाइन. सो ये भी इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन में गायब हो जाएगी. प्रोपोर्शनैलिटी साइन उन सभी चीज़ों को खा लेता है जो कांस्टेंट होते हैं. तो ये 2 भी चला गया इसके अंदर, ये 3 भी चला गया इसके अंदर, ठीक है. सो फाइनली क्या मिल गया हमें, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी को हमने क्या लिख दिया, वेलोसिटी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इंटू, ये आ गया डी क्यू बाई डी टी भी चला गया, ये बचा. अब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, q अपॉन एक्स स्क्वायर के, फाइन. नाउ यहाँ से आप देखो ध्यान से जरा, एक्स क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर. सो आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 q is directly proportional to x raised to power 3/2. So use this relation in this, I will get v is directly proportional to x की power 3/2 divided by x square, and which will give v is directly proportional to x raised to power minus 1/2. Simple mathematics, fine. So आप देख सकते हैं क्या आंसर बनेगा इसका, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर माइनस 1/2. दिस इज द आंसर, ठीक है. और ये जेई मेंस 2011 में आए हैं. सो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद हमारे दिमाग में 2-3 चीज़ें क्लियर हुई होंगी. एक तो कि मेंस में जनरली ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होने वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. आप देख सकते हैं ये एग्जांपल, ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स ठीक ठाक यूज़ हुई है. देखो साइन थीटा, टेन थीटा और ये प्रोपोर्शनल ये सब, ठीक है. वेयर एज नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, देखो ये भी मेंस का है जिसमें ज़्यादा ज्योमेट्री, एंगल वगैरह ये सब यूज़ हो रहे हैं, ठीक है. और ये देखो ये सभी मेंस के क्वेश्चंस हैं जिनमें कैलकुलेशंस हैं ज़्यादातर, ठीक है. नीट में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जब जैसे हो ना सारे के सारे 45 क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्ट बनाएंगे, इजी बनाएंगे, तो 1-2 क्वेश्चन वो जरूर ऐसे डाल देता है जिसमें कैलकुलेशन यूज़ हो रही होती है. और ये देखा गया है जनरली वो जेई मेंस के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो टफ क्वेश्चन है नीट में. लेकिन नीट में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है. जैसे मैं आपसे कहूँ, देखिए ये जेई मेंस, इसमें भी कैलकुलेशन, कंपोनेंट वगैरह ये सब क्वेश्चंस थे आपके, फाइन. सो दिस वाज द कंप्लीट समरी ऑफ योर जेई मेंस एंड नीट न्यूमेरिकल डिस्कशन फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड कूलॉम्स लॉ, ठीक है. अब आपको क्या करना है, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको जो असाइनमेंट इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसको क्वेश्चंस को ट्राई करना है, ठीक है. उसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, जो आ सकते हैं, ठीक है. मैं यहाँ पर 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है. मैं बार बार अपने वीडियो के लास्ट में ये कहता हूँ, अल्टीमेटली आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं सिखा सकता. इसको देख के जस्ट आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ किए जा सकते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है. बट प्रैक्टिस आप ही को करनी है. और प्रैक्टिस करते समय अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हैं या कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है तो वो आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं उसका, जो उसी असाइनमेंट में दे रखा होगा, या फिर जो लाइव क्लास होती हैं हमारी जिनमें हम डाउट डिस्कस करते हैं बच्चों के, उनको भी आप ज्वाइन करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है. टिल देन हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम. थैंक यू.